नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके साथ उपस्थित हैं एक और नई कहानी लेके। और इससे पहले जो कहानी की थी वो साधु शेट्टी की थी। और साधु शेट्टी की कहानी में आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मुथप्पा राय की कहानी सुनाइए। तो मुथप्पा राय के ऊपर ऑलरेडी राम गोपाल वर्मा ने एक फिल्म बनाने को कहा है। तो जब फिल्म बन रही है तो उस पर मैं कहानी सुनाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। बेटर रहेगा कि फिल्म देख देख के आदमी को पता चल जाएगा कि क्या कहानी थी, क्योंकि मैं वो स्टोरीज़ करना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग कवर करते हैं, या वो स्टोरीज़ करना चाहता हूँ जिस पे कभी किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कभी कोई फैक्ट्स लेके नहीं आया। दूसरी तरफ कमेंट्स आए थे कि आप खालिद पाशा के ऊपर भी स्टोरी करिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि खालिद पाशा के ऊपर भी किताब लिखी जा चुकी है, और मैं उसको कहानी को करूँगा तो बहुत लोग बोलेंगे कि मैं ने खालिद पाशा के ऊपर जो हुसैन जैदी साहब ने किताब लिखी है उसको कॉपी करके बोल रहा हूँ, और ऐसा बोल रहा हूँ वैसा बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं खालिद पाशा की भी स्टोरी नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी कोई भी हुसैन जैदी साहब की कोई किताब नहीं पढ़ी है, और ना मैं वहाँ से कभी कोई रेफरेंसेस लेता हूँ। मेरे अपने सोर्सेज होते हैं, मेरी अपनी रिसर्च होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो और जैसा कि आप लोगों ने देखा है, जो भी स्टोरीज़ मैंने की हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स और ऐसे प्रूफ लेके आए हैं जो कभी नहीं देखे गए। फिर एक और कमेंट्स आया था कि मैं आज तक के जो बहुत ही फेमस क्राइम रिपोर्टर हैं, श्री शम्स ताहिर खान, मैं उनकी कॉपी कर रहा हूँ। तो खैर, शम्स ताहिर खान जो हैं क्राइम तक पे स्टोरीज़ सुनाते हैं। मैं स्टोरीज़ के साथ फैक्ट्स की बात करता हूँ, प्रूफ्स की बात करता हूँ, और जो मैं दिखाता हूँ जो कभी मीडिया में नहीं आए होते। तो मैं उनकी कॉपी नहीं कर रहा हूँ। मेरा स्टाइल अलग है और उनका स्टाइल अलग है। अगर हाँ, दूसरी तरफ अगर आप उसके बाद भी मुथप्पा राय की स्टोरी सुनना चाहते हैं या खालिद पाशा की स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ फैक्ट्स निकाल के लाने के लिए, और फिर मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन हम उस पर पोल के चलाएंगे, अपने चैनल पे एक वोटिंग पोल चलाएंगे। अगर वो वोट सेटिस्फैक्ट्री रहे मुथप्पा राय की स्टोरी के लिए, तो हम आप मुथप्पा राय की स्टोरी करेंगे। तो आज की जो स्टोरी है, वो आज की स्टोरी जो है वो माफिया रिलेटेड है, लेकिन वो मुंबई माफिया से रिलेटेड नहीं है। ये आपका साउथ ईस्ट माफिया के ऊपर है। और साउथ ईस्ट माफिया जो है वो बहुत ही फेमस भी है, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ माफियाज जो हैं वहाँ से कनेक्ट रहे, और उन्होंने अपना बेस भी बनाया वहाँ पे। तो जो आज की कहानी है वो साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जगह की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल यानी कि गोल्डन क्रेसेंट भी उसको कहा जाता है। तो जो गोल्डन ट्रायंगल है, ये इस क्या है, तो गोल्डन ट्रायंगल जो है वो 3 कंट्रीज़ का एक त्रिकोण है। लाओस, बर्मा जिसको आज की तारीख में म्यांमार कहते हैं, और थाईलैंड। ये जो त्रिकोण है तीनों कंट्रीज़ का, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। और जो त्रिकोण होता है, जो ट्रायंगल होता है, वो आप समझ सकते हैं कि एक जगह एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप इजीली जा सकते हैं, तो इसलिए वो ट्रायंगल बनता है। तो एक जो कोण बिंदु होता है, जो एक मुख्य बिंदु होता है ट्रायंगल में, वो 2 जगह से कनेक्ट होता है इजीली। तो इसलिए उसको ट्रायंगल भी कहा जाता है कि एक जो मुख्य बिंदु है वो अपनी रूट्स 2 बिंदुओं को इजीली दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, तो वो ट्रायंगल हो गया। तो जो लाओस, बर्मा यानी म्यांमार और थाईलैंड है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में, और पिछले 1950s से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रेड है आपका, और ओरिजिन है फॉर ड्रग्स, फॉर ओपीएम। अब ओपीएम की जब हम बात करते हैं, यानी कि पॉपी की, जिससे हेरोइन बनती है और जिससे बहुत सारी और ड्रग्स बनती हैं, तो जो पॉपी की हम बात कर आई मीन जो ओपीएम की हम बात करते हैं, वो दिमाग में जब भी हेरोइन की बात आएगी, ड्रग्स की बात आएगी, ओपीएम की बात आती है, तो सबसे पहले दिमाग में एक नाम कौन था? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है तालिबान की वजह से बहुत फेमस रहा, क्योंकि तालिबान का जो मेन सोर्स था वो अफ़ीम की खेती थी, जिसको ओपीएम इंग्लिश में कहते हैं। उससे वो सारे पैसे इकट्ठे किया करते थे। तो जब भी ओपीएम की, अफ़ीम की खेती की बात आती है, तो दिमाग में अफ़गानिस्तान आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सब सेकंड लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसर जो है वो म्यांमार है, यानी बर्मा। 2015 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 647 टन, यानी 647 टन ओपियम यानी कि अफीम पैदा हुई थी आपके
म्यांमार में। तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस होगा। अफगानिस्तान के बाद किसी दूसरे कंट्री का नाम आता है तो वो म्यांमार का आता है अफ़ीम की पैदावार में। तो अब जो अफ़ीम की जो पैदावार है वो होती है म्यांमार में, एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट है ज- जिसको कहते हैं शान डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है ये सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ पे कहते हैं कि 2000 फैमिलीज़ जो हैं, हाउस होल्ड्स जो हैं, वो ओपीएम की, अफ़ीम की खेती में लगे हुए हैं। और जो 600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, दैट इज़ 600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ओपीएम की पैदावार होती है। अब आप सोचिए कि जहाँ पे ओपीएम 600 किलोमीटर स्क्वायर में पैदा हो रही है तो कितने सारे माफियाज और कितने सारे कार्टेल वहाँ इन्वॉल्व होंगे, लोकली भी और इंटरनेशनली की अगर हम बात करें तो ड्रग कार्टेल में सबसे ज़्यादा नाम मेडिलियन कार्टेल का आता था, जो पाब्लो एस्कोबार की थी, और एक एल चैपो गुज़मान का आता है। लेकिन अभी तक किसी ने साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर कवर करने की कोशिश नहीं की, खासकर हमारे इंडियन मीडिया ने भी कवर नहीं की। अगर कोई भी आज भी कभी भी आप टीवी उठा के देख लें तो स्टोरी पाब्लो एस्कोबार की और एल चैपो गुज़मान की ही बारे में बताया जाता है कि ये सबसे बड़े ड्रग डीलर्स हैं। फिर और अगर को ज़्यादा डिग करते हैं तो दाऊद इब्राहिम का नाम आ जाता है, छोटा शकील का नाम आ जाता है। लेकिन ऑनेस्टली जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कार्टल्स हैं वो दे आर एज बिग एज आपके मेडिलियन कार्टल जो कि पाब्लो एस्कोबार की रही। अब जो ये लोग हैं वो कैसे खेती करते हैं यहाँ पे। तो जो म्यांमार का जो एरिया है जहाँ पे ये शान डिस्ट्रिक्ट में है, ये एक ऐसी जगह है कि ये साउथ में सेटल्ड है, साउथ ऑफ म्यांमार। मैंडले भी एक जगह है म्यांमार में, जहाँ के आपके ग्रीन स्टोन यानी एमरल्ड बहुत फेमस हैं। लेकिन कई बार वो वहाँ पे नकली एमरल्ड भी मिलते हैं मैंडले में। तो और म्यांमार बहुत ही रिच है कोल माइनिंग में, डायमंड माइनिंग में, खासकर एमरल्ड तो बहुत ही होता है। और जंगल, बर्मा टीक बहुत फेमस रही है, तो जंगल के कटान की वजह से भी, अपनी वुड्स की वजह से भी बहुत फेमस है। तो दूसरी तरफ जो ये शान डिस्ट्रिक्ट है, ये कहते हैं कि पहले आज से 15-20 साल पहले तक समवेयर, और लेट्स से कि 20 साल यानी 2000, बिटवीन 96 टू 2000 के बीच में लोग कहते हैं कि ये जो खेती करते थे वो एक टोबैको की खेती करते थे, पर्टिकुलर टोबैको की खेती करते थे। एक तरह का टोबैको होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ सिगार में इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे उतनी इनकी जीवन यापन नहीं होता था। और उसके अलावा ये राइस की फार्मिंग करते थे। तो म्यांमार ने तो 2015 से 14 से अपने लिए गेट्स खोले हैं टूरिज़्म के लिए। उससे पहले तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो था, एक तरह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ही नहीं थी वहाँ पे। तो शान डिस्ट्रिक्ट में जो नॉर्थ साइड ऑफ म्यांमार है, इट्स वेरी वेल कनेक्टेड टुवर्ड्स दी नदन ऑफ शान इज़ योर चाइना से कनेक्ट हो जाता है, और थोड़ा ईस्ट में आपका लाओस से कनेक्ट होता है, और साउथ में थाईलैंड से कनेक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा रूट होता है ओपीएम की खेती करने वालों के लिए और ट्रैफिकिंग के लिए। और दूसरी तरफ ये जो खेती होती है ओपीएम की, अफ़ीम की वहाँ पे, तो ये वहाँ से सिर्फ अफ़ीम की खेती करते हैं, इससे हेरोइन नहीं बनाते हैं। तो शान डिस्ट्रिक्ट से जितनी ये अफ़ीम इकट्ठा होती है ये बॉर्डर पे जाती है, दैट इज़ चाइना के बॉर्डर, लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर। यहाँ पे जाके इसको हेरोइन में बदला जाता है, और हेरोइन में बदलने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो लाओस है, जो लाओस का इलाका रहा और थाईलैंड का इलाका रहा, ये लोग ट्रैफिकिंग में है, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन में है, ये प्रोडक्शन में नहीं है। ये अफ़ीम की पैदावार नहीं करते, ये अफ़ीम लेते हैं, हेरोइन बनाते हैं, और लाओस से और थाईलैंड से ये जो हैं दुनिया के हर कोने में भेजते हैं। जैसे कि चाइना इस समय सबसे बड़ा मार्केट हो गया है हेरोइन का, इंक्लूडिंग हांगकांग। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, फ़िजी, यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि मियामी तक सप्लाई करता है, यूरोप में सप्लाई करता है। और इनको जो है चाइना से बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है हेरोइन का, म्यांमार के प्रोड्यूसर्स को। और जो हेरोइन बनाते हैं वो बॉर्डर्स पे बनाते हैं, और थाईलैंड और लाओस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो लाओस से चाइना होती है,
क्योंकि चाइना के कुछ सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लाओस से बिल्कुल लगे हुए हैं, यहाँ तक कि म्यांमार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लाओस से लगे हुए हैं, आई मीन चाइना से लगे हैं। तो जो थाईलैंड का एरिया है वो जब हेरोइन बना के थाईलैंड के ड्रग कार्टल्स पे पहुंचती है तो वो उसको वियतनाम ले जाते हैं, वियतनाम से वो उसको हांगकांग पहुंचाते हैं। और जो लाओस वाले हैं ये उसको चाइना में पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबका अपना एक काम बना हुआ है। दूसरी तरफ जो इसमें जो सबसे बड़े कार्टल्स के नाम आते हैं वो एक है हुंसा कार्टल है, जो कि वहाँ उनके जो हुंसा है वो कार्टल है, लेकिन जो उसके जो ड्रग लॉर्ड है उसका ऑनर का नाम ही हुंसा है। और कहते हैं कि 45% शेयर होता था इसका ट्रेड में, जो टोटल ट्रेड होता था हेरोइन का चाइना और और जगह के लिए, उसमें 45% इसका होता था। लेकिन हुंसा की तो अब डेथ हो गई है, किसी और दिन हुंसा के कार्टल के बारे में बताएंगे। और दूसरा है रेडवा कार्टल, एक रेडवा कार्टल है और एक है हन कार्टल। ये तीन ऐसे कार्टल हैं साउथ ईस्ट एशिया के जो ड्रग के पाब्लो एस्कोबार आप कह सकते हो, जिनके पीछे पुलिस भी लगी हुई है, कुछ लोग पकड़ लिए गए, लेकिन इनका कार्टल जो है आज भी चल रहा है और आज भी पैदावार हो रही है। तो जब ओपियम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अफीम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपके लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर पे हेरोइन बनाने के लिए, तो गधों का इस्तेमाल होता है। गधों पे रख के इनको लेके ओपियम को लेके जाया जाता है। अब गधे क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि जो अगर आप कभी शान डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक वैली है, एक तरह की वैली है। और इजी मोड ट्रांसपोर्टेशन ये होता है कि आप जंगल जंगल निकल जाएंगे, आप किसी की नज़र में नहीं आएंगे। अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आपको बाय रोड जाना पड़ेगा, तो इसलिए गधों का इस्तेमाल करते हैं, खच्चरों का। और खच्चर जो है बहुत सारे डिफ़िकल्ट टेरेन में चल लेता है और कहीं गिरता नहीं है, आराम से निकल जाता है और इजी होता है मैनेज करना। तो इसलिए जो है खच्चरों का इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बॉर्डर के लिए। अब जो है कि अब ये कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा इस कार्टल्स का, ये मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। और ये छोटी स्टोरी रखने की कोशिश की है मैंने इंटरनेशनल माफिया के ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि जितने आनंद से और जितनी क्यूरियोसिटी से आप मुंबई माफिया को सुनते हैं, उसी ही इंटरेस्ट से आप इंटरनेशनल कार्टल्स के बारे में भी सुनिए, उनके माफियाज़ के बारे में जानिए। तो दुनिया में हर कंट्री में कोई ना कोई माफिया है। ज़रूरी नहीं है जो फिल्मों में नहीं आया या टीवी पे नहीं आया वो कार्टल नहीं है। मैंने आज आपको नाम बताए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ और मिलेंगी। और मैं कुछ प्रूफ के साथ आऊँगा। मेरा है, हो सकता है कि मैं कुछ और स्टोरीज़ करूँ, इंटरनेशनल माफिया पे आपको सुनाऊँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। तो अगला जो है मैं आपको पायरेट्स के ऊपर सुनाऊँगा। पायरेट्स ऑफ सोमालिया नहीं, पायरेट्स और जगह के, जहाँ के वो पूरे के शिप अपने आइलैंड पे ले जाके गायब कर देते हैं। वेट करिए, तो वेट करिए अगली कहानी का। मिलते हैं जल्दी।